वेलकम बच्चों, मैं आर के सिंह ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आइए आज देखते हैं हम लोग क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 46। बच्चों, आज का भी टॉपिक है नाथसीवाद और हिटलर का उदय। ये चौथी वर्कशीट है इस पार्ट से संबंधित। तो बच्चों, हमने पिछले वर्कशीट में जाना था कि किस तरह से प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के हालात बदलते हैं और वहां पर हिटलर सत्ता पर काबिज होता है। सत्ता पर काबिज होने के बाद हिटलर ने विभिन्न संस्थाओं पर अपने नियंत्रण स्थापित किए और खास तौर से समाज में उसने एक तरह की ऐसी विचारधारा फैलाने की कोशिश की जिससे जर्मनी के अस्तित्व को, जर्मनी में एक कहिए कि आक्रामक राष्ट्रवाद की विचारधारा को बढ़ाया जा सके। इसके लिए उसने प्रोपेगेंडा यानी प्रचार तंत्र को भी प्रयोग किया था और उसके साथ साथ उसने समाज के विभिन्न हिस्सों पर तरह तरह के नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश किया। तो आइए देखते हैं इस वर्कशीट में भी समाज को नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए गए। पहले से मौजूद हरी वर्दीधारी पुलिस जो पहले से थी उसको भी अपने नियंत्रण में लिया। स्टार्म ट्रूप्स, गेस्तापो यानी गुप्तचर राज्य पुलिस, अपराध नियंत्रण पुलिस और सुरक्षा सेवा का भी गठन किया। और इसका गठन इसलिए किया था ताकि लोगों की हर गतिविधियों पर नजर रखी जा सके जो देश विरोधी या कहीं उसके विरोध में जो काम कर रहे थे, ताकि सभी पूरे समाज में अपने विचारधारा को पालन कराया जा सके। इन दस्तों को बेहिसाब अधिकार दिए गए। किसी को भी देश निकाला अथवा गिरफ्तार किया जा सकता था, किसी को भी कैद कर यातना गृहों में भेजा जा सकता था। 1933 में हिटलर ने लीग ऑफ नेशन से पल्ला झाड़ लिया। बच्चों, हम लोग जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 में लीग ऑफ नेशंस, जिसे राष्ट्रसंघ कहा जाता है, उसकी स्थापना हुई थी और उसका मेंबर भी था जर्मनी। लेकिन 1933 में इसने स्वयं को उससे अलग कर लिया जर्मनी को और 1936 में राइनलैंड पर दोबारा कब्जा कर लिया। राइनलैंड वही एरिया है जो इसका खनिज वाला एरिया था जिसको मित्र राष्ट्रों ने युद्ध के बाद हर्जाने के रूप में ले लिया था, तो उस पर इसने पुनः कब्जा कर लिया। तो इस तरह से उसने युद्ध में जो चीजें लॉस हुई थी उसको रिकवर करना शुरू कर दिया। इसने नारा दिया, एक जन, एक साम्राज्य, एक नेता। और इस नारे की आड़ में उसने 1938 ईस्वी में ऑस्ट्रिया को भी जर्मनी में मिला लिया। ठीक है, अब देखिए एक एक करके उसने पड़ोस के जो देश हैं उन पर कब्जा करने शुरू किया, उनको धमकाना, आक्रमण करना शुरू किया। इसके बाद उसने चेकोस्लोवाकिया को भी हड़प लिया। सितंबर 1939 में उसने पोलैंड पर हमला कर दिया। यही एक समय है जहां पर अब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत की हो जाती है। इसने जब 1939 ईस्वी में पोलैंड पर हमला किया तो उसके बाद उसने फ्रांस और इंग्लैंड भी के साथ भी उसका युद्ध शुरू हो गया, क्योंकि फ्रांस और इंग्लैंड पोलैंड का साथ दे रहे थे और जर्मनी को रोकना चाह रहे थे। तो फ्रांस और इंग्लैंड ने पोलैंड का साथ दिया। तो इस तरह से अब ये दूसरे विश्व युद्ध में बदल गया। सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय संधि कर ली। अब जर्मनी भी उधर से इटली और फ्रांस हो गए, तो इसने उधर से पोलैंड की तरफ से फ्रांस और इंग्लैंड हो गए थे। तो इसने अपना पक्ष बनाने के लिए इटली और जापान से एक संधि कर लिया, एक तरह से अपना गुट बना लिया। ठीक है, जून 1941 में उसने सोवियत संघ पर हमला कर दिया। यह हिटलर की एक ऐतिहासिक बेवकूफी थी, क्योंकि बच्चों उस समय तक जर्मनी का सोवियत संघ के साथ एक संधि थी जिसके अनुसार दोनों एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। तो शायद सोवियत संघ इसमें जर्मनी पर हमला नहीं करता क्योंकि उसके उस संधि का वो पालन करता, लेकिन जर्मनी ने खुद उस संधि को उल्लंघन किया और सोवियत संघ पे हमला कर दिया। तो इस तरह से उसने कई शत्रु बना लिए अपने आसपास के। इसके बाद उसने इसके पक्ष में जापान और इटली आ गए थे। तो अब एक तरह से विश्व युद्ध शुरू हो गया। और जब जापान ने हिटलर को समर्थन दिया और पर्ल हार्बर पर अमेरिकी ठिकानों को बमबारी का निशाना बनाया तो अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा। अब जापान जर्मनी के पक्ष लेते हुए अमेरिका पर हमला कर लिया, पर्ल हार्बर जो उसका ठिकाना था। तो अमेरिका भी अब मजबूरी में युद्ध में कूद पड़ा। यह युद्ध मई 1945 में हिटलर की पराजय और जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिकी परमाणु बम गिराने के साथ ही खत्म हुआ। ठीक है, ये तो आप जानते हैं कि 1945 ईस्वी में जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए गए। परमाणु बम का पहला और अब तक का सबसे पहला और लास्ट, वही 2 बार प्रयोग हुआ है अब तक पूरे विश्व में परमाणु बम का। तो उस
हमले के साथ ही और इधर जर्मनी की पराजय हो गई, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या हिटलर ने जब यहाँ तक पहुंचा तो उस वहां तक पहुंचने के लिए उसने अपने जनता के साथ कैसा व्यवहार किया, किस तरह से उनको ऑर्गेनाइज किया। बच्चों आप हम ध्यान से अगर आप देखेंगे तो हिटलर ने जनता की उन भावनाओं को एक्सप्लॉइट किया अपने कहिए पक्ष में, और उस पक्ष को फायदा उठाया उस सत्ता पर अधिकार करने के लिए। और कहीं ना कहीं कि जर्मनी के अंदर के लोगों की जो भावनाएं थी, जो उनके साथ थे, जो महसूस करते कि अपमान हुआ, तो उस अपमान को बदले को लेकर के वो प्रतिबिंबित होता है हिटलर के अंदर, और वो फिर विश्व मंच पे आ जाता है एक नए युद्ध के रूप में। ठीक है, तो इस तरह से हिटलर ने जर्मन की जो अपमान की आकांक्षाएं थी उनकी फलीभूत कराया वर्ल्ड में। तो उस विश्व को बहुत बड़ा नुकसान हुआ और हमें द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में उसे झेलना पड़ा। अब सत्ता पर पहुंचने के लिए हिटलर ने क्या किया था, इस पैरा में हम कुछ जानेंगे कि सत्ता में पहुंचते ही नात्सियों को शुद्ध आर्य जर्मनों के अलावा अन्य नस्लों, बीमारों, समाजों को अवांछित मानकर उनका सफाया शुरू कर दिया गया। हिटलर ने अपने देश पर पूर्णतः अधिकार, लोगों के मन मानस पर अधिकार करने के लिए उसने क्या किया कि वहां के जो शुद्ध जर्मन आर्य थे उनको कहा कि हम तो शुद्ध जर्मन आर्य वाले लोग हैं, वो संसार पर राज करने के लिए ही हमारी नस्ल इतनी महान है कि हम संसार पर राज करने के लिए बने हैं। इसके अलावा जो भी दूसरे नस्ल के लोग हैं और बीमार, चाहे वो आर्य ही क्यों ना हो, क्योंकि वो उनको बोझ मानता था, और अन्य समाज के लोगों को कहा कि ये अवांछित लोग हैं, इनको समाज से निकाल देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। अब आप देखें एक दया मृत्यु भी उसने शुरू की थी, यूथनेजिया। दया मृत्यु मतलब जो बीमार है उसको इंजेक्शन देकर मार दो, क्योंकि उसका तो कोई उपयोग नहीं है, वो समाज के लिए बोझ है। तो उसने इस तरह से एक अमानवीय कृत्य शुरू किया था जिसको हम दया मृत्यु कहते हैं। ये अभी आज भी देखिएगा वर्ल्ड में बैन है। कार्यक्रम के तहत लाखों जर्मनों को मार दिया गया दया मृत्यु के तहत। ठीक है, नाज़ी जर्मनी में सबसे बुरा हाल यहूदियों का हुआ, वहां पर सबसे बुरा हाल यहूदियों का हुआ था। उनकी नजर में यहूदी आदतन हत्यारे और सूदखोर थे जो अपनी घनी बस्तियों घेटों में रहते थे। ठीक है, क्योंकि उसने टारगेट किया यहूदियों को, किस लिए, आर्य लोगों को यूनाइट करने के लिए। ठीक है, हिटलर की दृष्टि से उनका सिर्फ एक ही हल था, यहूदियों को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। वो नाज़ियों ने यहूदियों को तरह तरह आतंकित किया, उनकी आजीविका के साधन छीन लिए और शेष समाज से अलग थलग कर डाला। बाद में उन्हें पोलैंड में बनाए गए गैस चैम्बरों में ले जाकर मार देने की रणनीति अपनाई गई। बाद में उसने वहां गैस चैम्बरों में, देखिए ये गाड़ियां हैं, इसी गाड़ी में जो माल गाड़ी है, आदमी को जाने वाली गाड़ी देख रहे, खिड़की वगैरह कुछ नहीं है इसमें भर भर करके यहूदियों को गैस चैम्बर तक ले जाया जाता था, वहां एक कमरे में बंद कर दिया जाता था और गैस छोड़ करके वो मतलब एक विषैली गैस उसमें रिलीज करके छोड़ करके उनकी जान ले ली जाती थी। इस तरह से इतने अमानवीय कृत्य जर्मन में हिटलर ने अपनाया था स्वयं को स्थापित करने के लिए और अपनी जो महत्वाकांक्षा कहते हैं उसको पूरा करने के लिए। इधर ये जर्मनी का मानचित्र दिया है, जर्मनी और उसके आसपास के देशों का, इसका भी हम प्रश्न उत्तर सेक्शन में उपयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इस वर्कशीट के आधार पे किन किन प्रश्नों के उत्तर पूछे गए और उसके उत्तर क्या होंगे। तो आइए देखते हैं स्लाइड के माध्यम से। देखिए पहला प्रश्न है, हिटलर ने जर्मनी में नियंत्रण बढ़ाने के लिए कौन कौन से संगठन बनाए थे। ये आपके वर्कशीट में भी दिया हो, वहां से भी देख करके लिख सकते हैं। हिटलर ने जर्मनी में नियंत्रण बढ़ाने के लिए निम्नलिखित संगठन बनाए: हरी वर्दीधारी पुलिस, स्टॉर्म ट्रूप्स, गुप्तचर राज्य पुलिस, अपराध नियंत्रण पुलिस और सुरक्षा सेवा। दूसरा प्रश्न है, नाज़ी सोच के अनुसार अवांछित लोग कौन थे जिनको समाज में नहीं रखना चाहिए, उनकी सोच के अनुसार, नाज़ी सोच के अनुसार शुद्ध जर्मन आर्य के अलावा केवल वो शुद्ध जर्मन आर्य के जो लोग थे उन्हीं को वो मानता था कि समाज में रहने लायक हैं। अन्य सभी नस्लों के लोग, समाजों के लोग और बीमार लोग, बीमारों में तो चाहे शुद्ध जर्मन आर्य ही बीमार हो गए तो उनको भी अवांछित थे। ठीक है, उनको अवांछित मानते थे जिनका वे समाज से सफाया करना चाहते थे। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हिटलर ने
किन देशों पर आक्रमण किया, मानचित्र में पहचाने। तो आइए मानचित्र में देखते हैं। उसने ऑस्ट्रिया, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, सोवियत संघ पर हमला किया था। आइए मानचित्र में इसे देख, आप देखेंगे इस मानचित्र में जर्मनी ने सबसे पहले इन ऑस्ट्रिया का जो ये क्षेत्र था, इस ऑस्ट्रिया को अपने मिला लिया था। ऑस्ट्रिया हंगरी जो ये इसको मिला लिया था। इसके बाद उसने पोलैंड पर हमला किया था, है? फिर उसने चेकोस्लोवाकिया पर भी अपना अधिकार जमा लिया था, और उसके बाद इन पोलैंड पर हमला करने के बाद उसने यहाँ सोवियत संघ पर भी हमला कर दिया था 1941 में, जो कि उसकी सबसे बड़ी भूल मानी जाती है। तो इस तरह से उसने आसपास के जो अपने इलाके थे, जो पड़ोसी देश थे, उन पर कब्जा करने के उद्देश्य से उसने बार बार हमले किए थे। तो उन्होंने ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड और सोवियत संघ जो यहाँ पर है, इस पर हमला किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यहूदियों के साथ नात्सी व्यवहार किस प्रकार का था। तो इसको हम लोग वर्कशीट में भी पढ़ चुके हैं। यहूदियों के साथ नात्सियों का सबसे बुरा व्यवहार था। उनकी नज़र में यहूदी आदतन हत्यारे और सूदखोर थे। वे अपनी घनी बस्तियों घेटों में रहते थे, घेटों कहते थे उन्हीं घनी बस्तियों को। हिटलर की दृष्टि में इनका सिर्फ एक ही हल था, यहूदियों को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। यहूदियों को वे तरह तरह से आतंकित किया करते थे एवं उनके आजीविका के साधन छीन लिए गए तथा शेष समाज से भी अलग थलग कर डाला गया। बाद में पोलैंड में बनाए गए गैस चैम्बरों में ले जाकर मार देने की रणनीति अपनाई गई कि वहां पर ले जाकर के उनकी हत्या कर दी जाएगी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है कि क्या आपको अपने समाज, अपने आसपास किसी प्रकार का भेदभाव नजर आता है? इसे दूर करने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? तो बच्चों इसको आप अपने व्यवहार से लिख सकते हैं। अगर आपको कोई भेदभाव नजर आता है तो उसे जरूर लिखें और उसको बताएं कि उसको आप दूर करने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे। हमने एक मॉडल उत्तर लिखा है, इसे भी आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है जहां पर सभी लोगों को समानता और स्वतंत्रता के अधिकार प्राप्त हैं। अतः हमारे आसपास भी ऐसा कोई खास भेदभाव नजर नहीं आता है। फिर भी अगर समाज में किसी भी तरह का छोटा या बड़ा भेदभाव होता है या महसूस किया जाता है तो उसे हम सभी को मिलकर दूर करना चाहिए, तभी हम एक स्वच्छ लोकतांत्रिक समाज बन सकेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा प्रश्नों के उत्तर। आइए वर्कशीट के सबसे लास्ट में जो कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार के संबंधी जो संदेश दिया हुआ उसे पढ़ते हैं और उसका अनुपालना करने का निर्णय करते हैं, तय करते हैं। हम लोग नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। बच्चों हम इसे पहले से पालन करते आ रहे हैं। हमें और एक बार ध्यान देनी है कि जब भी हम किसी ऐसी चीज के संपर्क में आए तो अपने हाथों को नियमित अंतराल पर साबुन और पानी से कम 20 सेकंड तक धोते रहें। साथ ही साथ मास्क पहने और उचित दूरी का यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तभी हम कोविड-19 से स्वयं का और अपने परिवारजनों का और समाज का बचाव कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। तो चलिए कॉपी कलम निकालिए और इस वर्कशीट को पूरा करके अपने सर जी को भेज दीजिए ताकि वो चेक कर सकें कि आपने कितना कुछ सीखा है। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।